नमस्कार। जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की ट्रैफिक अपडेट के साथ, क्योंकि बताया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जो ट्रैफिक है वो बहाल हो सकता है। और उसी के चलते आज शाम को बताया जा रहा है कि यातायात के लिए जम्मू श्रीनगर हाईवे को खोल दिया जाएगा, यातायात बहाल हो जाएगा और आज शाम एक तरफा यातायात बहाल होने का अनुमान भी जताया जा रहा है। उधमपुर में ध्वस्त सड़क के हिस्से की युद्ध स्तर पर मरम्मत जारी है। काफी तेजी से वहां पर काम किया जा रहा है क्लियरेंस को लेकर, ताकि जल्द से जल्द यातायात को बहाल कर दिया जाए। और मंगलवार को भूस्खलन से करीब 150 मीटर सड़क ध्वस्त हुई थी और हमने सूरत हाल देखा था, पल पल की खबर आप तक पहुंचाई थी। जो यहां पर पैसेंजर्स फंसे हुए थे उनको क्या कुछ मुश्किलात आ रही थी वो भी हमने आपको बताया था। वहीं पर कल जिस तरह से अपडेट सामने आया था कि मुगल रोड दोनों ओर से जो यातायात है मुगल रोड पे बहाल हो चुका है, श्रीनगर लेह हाईवे खुल चुका है। वहीं पर अब जिन्होंने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करना है उनको इंतजार है कि कब वहां पर क्लियरेंस होगी और जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वो यातायात के लिए खुल जाएगा। अब जबकि पहले ही ये बताया गया था करीबन 2 दिन लग सकते हैं, कल का दिन और आज का दिन लग सकता है क्लियरेंस को लेकर। और वहीं पर आज दूसरे दिन जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है, बहुत तेजी से काम चल रहा है ताकि यातायात को शाम तक बहाल कर दिया जाए। और तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से उधमपुर में जो सड़क ध्वस्त हुई थी उस वहां पर युद्ध स्तर पर जो मरम्मत है वो लगातार जारी है। और जिस तरह से भूस्खलन के से करीब 150 मीटर सड़क ध्वस्त हुई थी और वहीं पर कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यातायात को बहाल कर दिया जाए। और जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उनको कहा गया था कि या तो आप घर वापसी कर लीजिए और या तो आप कहीं पर रह लीजिए, कहीं पर स्टे कर लीजिए, किसी होटल में रह लीजिए। पर जो लोग घर वापस चले गए, खैर उनको भी इंतजार है कि कब वो दोबारा सफर करेंगे। जो लोग आसपास के होटल्स में ठहरे हुए हैं उनको भी इंतजार है कि जल्द से जल्द हाईवे खुले। तो आप तक हम अपडेट पहुंचाएंगे। रुक करेंगे उधमपुर का, हमारे संवाददाता किशोर हमारे साथ लाइव हैं जो लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। और चलिए किशोर से ही जानते हैं कि कब तक अनुमान लगाया जा रहा है। किशोर बताइएगा, क्योंकि आप ग्राउंड पर ही मौजूद हैं, वहां पर काफी तेजी से काम चल रहा है, सड़क जो ध्वस्त हुई थी उसकी मरम्मत युद्ध स्तर पर जारी है। और क्या कुछ ताजा तफसीलात है, ऑफिशियल से आपकी बातचीत हुई है कि कब तक हाईवे खुल जाएगा? देखिए प्रियंका, 60 घंटे होने वाले हैं और जो काम है वो जोरों शोरों से चल रहा है। और कल भी हमने आपको ग्राउंड जीरो से दिखाया था कि वहां पे जो बड़े बड़े पत्थर वहां पे गिरे थे उनको ब्लास्ट किया गया था। लेकिन अभी जो हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की है उनका ये कहना है कि आज जो है वो शाम तक किसी न किसी तरह से जो रास्ते में 3 से 4 दिन से जो गाड़ियां फंसी हैं उनको आज कौमी जाने की इजाजत मिल सकती है। लेकिन अभी कोई ना जो ट्रैफिक विभाग की तरफ से कोई भी जो है वो एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, कि पुष्टि नहीं हो पाई है कि आज के दिन भी जो है वो यातायात को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप उस एरिया की मैं बात करूं, वहां पे देर रात से वहां पे जो मशीनरी वहां पे कार्य कर रही है, अभी सुबह भी एक वहां पे ब्लास्ट किया गया है। अब ये जरूर वहां पे देखने को मिला है प्रियंका की वहां पे दोनों साइड से हमने आपको ये दिखाया था कि लोगों को आर पार करने के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। जो मशीनरी वहां पे काम कर रही थी उनको भी कहीं ना कहीं आर पार जो मशीनरी थी। लेकिन अभी वहां पे ये खबर ये सामने आई कि वहां पे अभी जो है रोड सिंगल रोड वहां पे बना दिया गया है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की जाएगी उसके बाद ये पूरी तरह से ये क्लियरनेस होगी कि आज जो है रास्ते को पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो बीच रास्ते में जो गाड़ियां फंसी थी 3-4 से दिन से नगरोटा से लेकर बट्टलवालियां और चनैनी तक, उनको आज कहीं ना कहीं एक राहत की खबर कुछ घंटे के बाद मिल सकती है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाएगी उसके बाद ही ये पूरी तरह से पुष्टि हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर ज्वाइन करने के लिए। तो किशोर उधमपुर से हमें अपडेट कर रहे थे कि कुछ ही घंटों में जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, पर उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक यातायात को बहाल कर दिया जाएगा।
तो चलिए अब बात करते हैं पीएचई डेली वेजर्स के इंसाफ को लेकर। जिस इंसाफ की गुहार लगातार पीएचई डेली वेजर्स लगा रहे हैं, उसी हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि जम्मू संभाग में जो पहले से ही पीएचई डेली वेजर्स की काम छोड़ हड़ताल जारी थी, उसे 24 घंटे और बढ़ा दिया गया है। अब शनिवार शाम तक डेली वेजर्स की हड़ताल चलेगी और मांगे पूरी ना होने पर बुधवार शाम को हड़ताल पर तमाम जो पीएचई डेली वेजर्स है वो गए थे। और जम्मू सूबे में 2 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जो टकराव है सरकार और पीएचई डेली वेजर्स के बीच में, उसमें आम जनता पिस रही है। पर डेली वेजर्स का कहना है कि वो भी मजबूर हैं, क्या करें, बार बार गुहार लगाते हैं। जब तक इस तरह के रास्ते नहीं अपनाए जाएंगे, हमें नहीं उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी सुनेगी। अब इंतजामिया और पीएचई डेली वेजर्स के बीच में जो ये टकराव है, जो मांगों को लेकर गुहार लगाई जा रही है, दूसरी ओर से इंतजामिया नहीं सुन रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। जो आम आवाम है जम्मू की, सबसे ज्यादा वो पिस रही है, क्योंकि हम जानते हैं अगर एक दिन भी पानी नहीं आता है तो क्या कुछ मुश्किलात होती है। और 2 दिन से पानी की सप्लाई नहीं हुई है, 24 घंटे हड़ताल को और बढ़ा दिया गया है। और अब जो अपडेट है कि शनिवार शाम तक डेली वेजर्स की हड़ताल चलेगी, लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 2 दिन पानी की सप्लाई नहीं थी तो पहले से ही लोग परेशान थे, 24 घंटे और बढ़ा दिया गया है। उसके बारे में जानते हैं, हमारे साथ डेली वेजर राजेंद्र सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, जो अक्सर डेली वेजर्स का मुद्दा हाईलाइट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार एटलीस्ट जो है पीएचई डेली वेजर्स की जो आवाज है वो इंतजामिया सुनेगा। तो राजेंद्र सिंह हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राजेंद्र सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा कि अब 24 घंटे और आपने हड़ताल को बढ़ा दिया है, 2 दिनों से पहले ही पानी की सप्लाई ठप है। अब क्या लगता है कि अब हालांकि कोई किसी तरह का रिस्पॉन्स आपको इन दिनों में आया जब आप काम छोड़ हड़ताल पर गए? प्रियंका जी शुक्रिया। अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या एलजी प्रशासन की तरफ से हमें कोई रिस्पांस अभी तक नहीं आया। इसी के लिए हम लोगों ने ये स्ट्राइक जो है, काम जो हड़ताल है, ये 24 घंटे बढ़ा दी है। कल शाम 8 बजे तक ये स्ट्राइक जारी रहेगी। अगर इस बीच सरकार की तरफ से हमें कोई बुलावा टेबल टॉक के लिए बुलाया जाता है तो हम तैयार हैं, लेकिन सरकार आज के दिन में जबरदस्ती कर रही है और पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल करके कई स्टेशन चलाए जा रहे हैं। कई जगह पे जूनियर इंजीनियर साहबान प्राइवेट लोगों से काम ले रहे हैं और जो रेगुलर स्टाफ हमारा, जो रेगुलर स्टाफ है उससे 3-3 शिफ्टों में काम लिया जा रहा है। 24-24 घंटे या 36-36 घंटे उन लोगों से लगातार काम लिया जा रहा है। तो अगर हम लोग काम नहीं करते तो आज रेगुलर स्टाफ 36-36 घंटे काम क्यों कर रहा है? और जेई साहबान स्टेशन टू स्टेशन क्यों घूम रहे हैं? एडब्ल्यू साहबान, एक्सिन साहबान रात को 2-2 बजे तक क्यों घूमते हैं? अगर हम लोगों की मांगे जायज नहीं है तो सरकार हमें एक आर्डर निकाले, सबको निकाल दे और सरकार इन अधिकारियों से ये काम चलवा ले। लेकिन आप ही ये जानते हैं और सब लोग ये जानते हैं कि हम लोग 24/7 काम करने वाले लोग हैं, चाहे कोविड हो चाहे और कोई परेशानी हो, हम लोग हमेशा सरकार का साथ देते हैं। और जम्मू प्रोविंस की जनता से हम ये माफ़ी मांगते हैं इसलिए कि हम लोग परेशान हैं। पिछले 15-20 साल से हमारा शोषण किया जा रहा है। हमारी जो जायज़ मांगे हैं, रेगुलेशन प्रोसेस, पेंडिंग वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली ड्यूटी, ये कोई बड़ी डिमांड नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब पीछे यहाँ आके 24,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की जनता को दे सकते हैं तो हमारे लिए भी एक स्पेशल पैकेज हो सकता था, लेकिन हमारी तरफ कोई देखता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब जब 2014 में ललकार रैली स्टेडियम में हुई थी तो उस टाइम वो बीजेपी के कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे। तो उस टाइम उनके सामने जो हमारे मौजूदा सांसद हैं जुगल किशोर शर्मा जी, इन्होंने स्टेज से ये बात बोली थी कि जम्मू कश्मीर में अगर सबसे बड़ी समस्या धारा 370 है, उसके बाद दूसरी कोई प्रॉब्लम है तो 60,000 कैजुअल लेबर है। लेकिन आज 8 साल बीत जाने के बाद हमें ये मायूसी और हम सोचते हैं ये बाकी लोग जैसे पहले थे 2014 से, ये लोग भी उनसे 2 कदम आगे हैं। सत्ता का नशा जो है इनमें ऐसा है कि हर बार हमें टेबल टॉक पे बुलाया जाता है, बुलाने के बाद टाइम लिया जाता है, जब टाइम पूरा हो जाता है फिर ये नया बहानाबाजी करते हैं।
कभी कहते हैं हमने आपके 75 रुपये बढ़ा दिए, कभी कहते हैं आप लोग दोबारा स्ट्राइक पे चले गए हमारे साथ बात करने के बाद। तो हम लोगों को जो मेयर साहब ने पीछे टाइम दिया था कि 15 दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं आपकी हायर अथॉरिटी से बातचीत करके इस मसले का हल करूंगा। तो कल परसों किसी मीडिया साथी को बयान दे रहे थे, तो हम इनके साथ हैं। देखो हमने इनका 75 रुपये बढ़ा दिया, तो 75 रुपया बढ़ाना या दिहाड़ी बढ़ाना, वेजेस इनहांस जिसको ये कहा जाता है, हमारी वो कभी डिमांड नहीं थी। हमारी डिमांड है रेगुलाइजेशन प्रोसेस। सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। अगर सरकार को रखना है तो सरकार हमें रेगुलर करे, नहीं तो एक ऑर्डर निकाले, हम लोगों को निकाल दे। हम लोग भी कोई अपना दिहाड़ी लगाएं, कहीं रेड़ी फड़ी लगाएं, कुछ करें, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। इन लोगों के जो 15-20 साल से हमारा शोषण हो, कम से कम वो शोषण हो। बिल्कुल। और यहाँ पर एक बात साफ है कि जो कदम उठाया गया है उस कदम की मांग थी ही नहीं। जो थोड़े बहुत पैसे बढ़ाए गए थे उसको लेकर कभी मांग थी नहीं। रेगुलराइजेशन एक इनका हमेशा से मुद्दा रहा है। अब जबकि आश्वासन बार बार दिया जाता है, बार बार यही कहा जाता है कि हम इनके साथ हैं, डेली वेजेस, कैजुअल लेबर्स जो भी हैं उनके साथ हम खड़े हुए हैं, उसके बाद भी आप 2 दिन से हड़ताल पर हैं। इससे पहले भी आपने बहुत बार हड़ताल की है, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जो वादे किए जाते हैं कि वो आपके साथ है, वो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब क्या आप करेंगे, क्योंकि 2 दिन से पहले से आप हड़ताल पे थे, 24 घंटे की आपने और बढ़ा दी है। आपका और इंतजामिया के बीच जो टकराव है, आम जनता पिस रही है। हालांकि आप माफी भी मांग रहे हैं, पर पानी जब नहीं मिलता है, आप समझ सकते हैं कितनी परेशानियां लोगों को होती हैं। अब जब तक आपका ये मुद्दा सुलझेगा नहीं, आपकी मांगों की गुहार कोई नहीं सुनेगा, तो क्या इसी तरह से आप आगे स्ट्राइक को बढ़ाते रहेंगे और इसी तरह से पानी जो है आम आवाम तक नहीं पहुंचेगा? देखिए, हम मजबूर हैं। हमारे जितनी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज हैं जम्मू प्रोविंस की, सबसे हमने राब्ता कायम करके सभी की ये राय है कि स्ट्राइक बढ़ाई जाए। इस बार हम पीछे नहीं हैं। अभी नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। दाम नहीं तो काम नहीं। हम फ्री में काम करने वाले नहीं हैं। और जो पीछे ये बार भाजपा के नेता या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ये कहते हैं कि हमने 75 रुपये इनके दिहाड़ी बढ़ाई, तो मैं आपको ये प्रियंका जी क्लियर करूं, दिहाड़ी महंगाई के हिसाब से हर बार डेली वेज के हर 2-3 साल में ये बढ़ती है। कोई इन्होंने एहसान नया नहीं किया। 2007 में आपको बताऊं, जो दिहाड़ी थी वो 70 रुपये पर डे थी। उसके बाद वो 110 रुपये हुई, फिर 125 हुई, फिर 145 हुई, फिर 150 हुई, फिर आज की 225 के बाद 300 हुई। कोई एहसान नहीं है। अगर आप पेट्रोल, खाने का तेल, सब्जियां सब महंगाई कर रहे हो, तो हमारा 75 रुपये बढ़ा के आप बार बार हमें ये क्यों जलील क्यों कर रहे हो कि हमने आपको एहसान किया? आप लोग अपनी फैसिलिटी, एमएलए हो या बाकी ऑफिसर हो, लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से अपना सैलरी या अपने बाकी इंसेंटिव बढ़ाते हैं। जब हमें 75 रुपये दिया जाता है, तो जैसे ये कोई हमें भीख दे रहे हैं या कोई एहसान करे, हम किसी एहसान के नीचे नहीं आने वाले, ना हम इनकी बातों में आने वाले। 28 मई को जो मेयर साहब ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपका ऊपर हाई अथॉरिटी से आपका मीटिंग फिक्स कराऊंगा और इस समस्या का हल करूंगा, तो आज उस बात को 20 दिन से ऊपर हो गए। तो आप बताइए, फादर ऑफ सिटी हैं। उससे पहले हमारी नीतीश कुमार जी से बात हुई थी, नीतीश कुमार जी से पहले 2 साल पहले एलजी साहब से बात हुई। हम किसकी बात में विश्वास करें? हम लोग मजबूर हैं। हम इसलिए इनको कहते हैं, अगर आपका हमारे बगैर काम चलता है तो आप एक ऑर्डर निकालिए, जितना डेली वेज आपके पास लगा है उसको निकाल दीजिए। क्योंकि पहले आपने हमारी कमर तोड़ दी और रीढ़ की हड्डी तोड़ी हुई है। सोशली, इकोनॉमिकली हम सोसाइटी से कटे हुए हैं। हम एक अलग कैटेगरी बन गए हैं। जहां जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, कहेंगे, पूछते हैं आपका क्या बना, आप रेगुलराइज हुए नहीं हुए? तो हमारे साथी बहुत से इसी परेशानी में कि आलम में सुसाइड करके, डिप्रेशन की वजह से कुछ लोग 60 साल के हो गए प्रियंका जी, 30 साल इस डिपार्टमेंट में फ्री की सर्विस देके, जो मिनिमम दिहाड़ी लेके, इसी उम्मीद में कि कल हम रेगुलर होंगे, हम अपने बच्चों का या हमारी जो पेंशन लगेगी, हम अपना बुढ़ापा काट लेंगे। लेकिन वो 30 साल बेचारे ऐसे ही चले गए, उनको पिछला पेंडिंग वेजेस भी नहीं मिला। तो ये एक ह्यूमन राइट वायलेशन है हमारे लिए। धारा 370 आज भी है, तो इसके बाद भी रहेगी। जब तक हम रेगुलर, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क उनको पड़ा जो परमानेंट स्टाफ था, उनके पैसे बढ़ाए गए, उनकी तनख्वाह बढ़ाई गई, लेकिन हम लोगों के आज भी हालात वही हैं जो 370 के पहले थे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए राजेंद्र जी। तो राजेंद्र सिंह, एक डेली वेजर, हर डेली वेजर की जो
दास्तां है वो सुना रहे थे कि किस तरह से कुछ लोग दुनिया छोड़ के ही चले गए इसी उम्मीद में कि कल हमारा कुछ अच्छा होगा, कल हमारा कुछ भविष्य सुधरेगा, और वहीं पर अब इनका कहना है या तो हमें निकाल दो या तो हमारी मांगे पूरी कर दो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे मनरेगा मुलाजिम की, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि अपनी मांगों को लेकर, अपनी हक की लड़ाई को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ता है। और जिस तरह से हड़ताल पर जो मनरेगा मुलाजिम गए हैं उनका कहना है कि वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और मांगे पूरी होने तक मनरेगा मुलाजिमों का जो धरना प्रदर्शन है यूं ही जारी रहेगा। मनरेगा मुलाजिम पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका भी यही कहना है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको डेली वेजेस की बात बताई कि उनका भी यही कहना है कि या तो हमें निकाल दो या तो हमें हमारी जो मांगे हैं उसे पूरी कर दो। वहीं पर मनरेगा मुलाजिम का कहना है, जो पहले से ही पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर हैं, उनका कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये आंदोलन भी खत्म नहीं होगा। और काफी तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, जो वी वांट सैलरी हाइक, वी वांट जस्टिस के बैनर लेके लगातार नारेबाजी मनरेगा मुलाजिम कर रहे हैं। और क्या कुछ कहना है इनका, हम जानेंगे। रितिका राजपूत हमारी संवाददाता जम्मू से ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, मनरेगा मुलाजिमों का कहना है ये आंदोलन यूं ही चलेगा अगर हमारी बात नहीं सुनी गई। आपने इनसे बातचीत की और क्या कुछ कहना है इनका? की तमाम जो 10 डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट में आने वाले रूरल डेवलपमेंट की तमाम एम्प्लॉइज जो हैं, यानी कि ऑल मनरेगा एम्प्लॉइज एसोसिएशन की तरफ से ये जो हड़ताल है पिछले 5 दिन से लगातार ये लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और इनकी 3 अलग अलग डिमांड्स हैं जिसका ये चाहते हैं कि निपटारा किया जाए और जल्द से जल्द ये घर तभी जाएंगे जब इनकी ये डिमांड मान नहीं जाएंगी। तो हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तमाम एम्प्लॉइज जो है मौजूद है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ डिमांड है जिनको लेके आप धरने प्रदर्शन पे? मैम, सबसे पहले ऑल एसोसिएशन से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंडक्शन ऑफ मनरेगा एम्प्लॉइज अमेंडमेंट सर्विस रूल जो SRO 178 के तहत जो हमारी फाइल 2018 में फ्रेंड की थी, मोहतरमा जब ये शीतल नंदा जी हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी थे, उस टाइम में हमारी जो फाइल बनी हुई थी, हम चाहते हैं उस फाइल पे गौर खोज किया जाए, कहाँ किस टेबल पे है, कहाँ कहाँ धूल चाट रही है, हम चाहे उसको सामने लाएं। और दूसरी जो हमारी जायज मुतालबात है वो कोटा फिक्सेशन की है, हमें RDD के अंदर कोटा दिया जाएगा। उस फाइल में 30% रिजर्वेशन दी गई थी कोटा, हम चाहते हैं उस फाइल को आगे लाएं, किस टेबल पे है, कहाँ है, हम चाहते हैं उसको आगे लाएं। उसके बाद हमारी जो इमीडिएट जो डिमांड है वो हमारी सैलरी हाइक की है एज पैटर्न हिमाचल प्रदेश। यही हमारी जो 3 जायज मुतालबात हैं, हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं ऑनरेबल हमारे LG मनोज सिन्हा साहब से कि हमारी जो जायज मुतालबात है उनको मतलब फिल करें ताकि हम भी अपने अपने ड्यूटी रिज्यूम करें। जैसे कि आपने सुना, इनकी तमाम ये 3 ही डिमांड्स हैं जिनको ये चाहते हैं कि हल किया जाए ताकि इनकी नौकरी पे जो बन आई है उसको वे आराम तरीके से पहले की तरह कंटिन्यू कर पाए। बिल्कुल। और जिस तरह से इन्होंने कहा है, हालांकि इनको उम्मीद है कि इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, अब अगर उम्मीद पर खरे नहीं उतरी LG इंतजामिया तो उसके बाद क्या कदम हो? क्या आंदोलन यूं ही इनका जारी रहेगा और कब तक रहेगा? जी, सवाल आ रहा है कि अगर आपकी ये तमाम जो भी आपकी डिमांड्स है अगर इनको पूरा नहीं किया जाता है तो तमाम जितने भी एसोसिएशन से जुड़े हुए एम्प्लॉइज हैं उनकी तरफ से क्या कुछ आगे करोगे? देखिए मैम, ये हमारी लास्ट उम्मीद है। हम चाहते हैं, गवर्नमेंट से पहली मौतबाना गुजारिश करते हैं, अगर हमारे ये 3 जायज मुतालबात फिलफोर हल ना हो जाएं, हम इस प्रोटेस्ट को शिद्दत लाएंगे, स्टेट लेवल पे प्रोटेस्ट आ जाएगा, हम अपने बीवी बच्चों के समेत सड़कों पे आ जाएंगे। सबका जो हमारा जो अनरेस्ट होगा उसका जिम्मेदार वक्त गवर्नमेंट होगी। हम यही चाहते हैं, गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जायज मुतालबात को फिलफोर हल करें। जैसे कि आपने सुना, इनका सीधे साफ शब्दों में कहना है अगर इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया जाता है तो आगे के लिए प्रोटेस्ट जो है उसे एक ज्यादा बड़ा रूप दिया जाएगा जिससे ये सह परिवार जो है ये रास्तों पे आएंगे और प्रोटेस्ट को कंटिन्यू आगे लेके जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए, लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए। और आपने सुना क्या कुछ कहना था मनरेगा मुलाजिमों का। उनका कहना था कि अगर इनकी मांगे नहीं सुनी गई तो फैमिलीज के साथ ही ये आंदोलन जारी रखेंगे, तब तक रखेंगे जब तक इनकी मांगों को नहीं पूरा किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं हम रामबन की, क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले जो बारिश हुई और मौसम के कहर ने कितना ज्यादा नुकसान किया, हर जगह पानी पानी हो गया
और रामबन प्रशासन की बात करें तो उसकी लापरवाही से किसानों की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। खस्ता हालत अगर मैत्रा बलोट मार्ग की करें तो किसानों के खेतों में जा घुसा है पानी और बारिश के पानी ने कई किसानों की फसलों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। खस्ता हालत ड्रेनेज सिस्टम जो है किसान वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और हमने देखा कि कुछ बारिशें हुई और उसके बाद हर इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। अब जो पानी किसानों के खेतों में घुस गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा नुकसान जो है किसान वर्ग को हुआ है। हालांकि रामबन की हम बात कर रहे हैं, रामबन प्रशासन की लापरवाही है जहां पर मैत्रा बलोट मार्ग से किसानों के खेतों में पानी जा घुसा, किसी तरह के कोई इंतजामात नहीं थे और बारिश के पानी ने किस तरह से फसलों को तबाह कर दिया। और अब जो खस्ता हाल ड्रेनेज सिस्टम है उसकी वजह से ये सब हुआ है। अब उसकी वजह से ये सब हुआ है यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से लापरवाही है, साफ तौर पर ये जाहिर होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है तो किसान वर्ग को जो नुकसान हुआ है तो भरपाई भी उन्हें ही करनी होगी। तो ये इसी के चलते जो मांग है किसानों की वो यही है कि उनकी मदद की जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, क्योंकि रामबन प्रशासन की लापरवाही के चलते ही किसानों को नुकसान हुआ है। तो फटाफट से रुक करते हैं रामबन का। नदीम हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम, बताइएगा, जो खस्ता हाल ड्रेनेज सिस्टम है, रामबन प्रशासन की लापरवाही है, नुकसान बहुत सारे किसानों को हुआ है। अब लापरवाही किसी की और नुकसान कोई और झेले, इसी बीच क्या कुछ और मांगे हैं अब किसानों की? कितना रोष देखा जा रहा है उनमें? मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये मैत्रा बलोच सड़क के जो इसके बीच में एक जगह पड़ती है, पौनी का इलाका है, वहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। और रोड की जहां बात करें, लोगों के मुताबिक पिछले 10 साल से रोड का काम चल रहा है लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। अगरचे काम के चलते पानी की निकासी का बेहतर वहां पे निजाम होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। यानी ड्रेनेज सिस्टम न होने की वजह से जो तमाम तर सड़क की कटिंग से जो भी ड्रेन्स ब्लॉक हुई है, जो भी नालियां ब्लॉक की, वो पूरा पानी जो है किसानों के खेतों में बहता है। और जब पानी खेतों पर बहेगा, मौसम खराब होगा तो जाहिर सी बात है कि उन किसानों का जो वाहिद जरिया आमदन एक ही है कि जिस फसल को उगाकर वो बेचते अपने हलवायाल का पेट पालते हैं, उनके सामने कई तरह की दुश्वारियां पैदा हो जाती है ना, फसलें तबाह होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमने देखा कि जब हम उस इलाके में पहुंचे और लोगों का यह मानना था कि हमारे बच्चे भी स्कूल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहां हमने देखा कि जो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल पौनी है वहां पे यानी उस ग्राउंड के स्कूल के ग्राउंड में उसके अहाते में पानी बहता है। कहीं रिहायशी मकानत को भी नुकसान पहुंचा। अगरचे उन लोगों ने कहीं बार पीएमजीएसवाई की जो रोड है, पीएमजीएसवाई अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की, इल्तिजा की कि इस रोड की जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बेहतर किया जाए, यानी पानी की निकासी का बेहतर निजाम किया जाए। लेकिन पीएमजीएसवाई ने इस जानिब तवज्जो न दी और नतीजा ये रहा कि कल भी जब बारिश हुई और वहां के लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान का सामना करना पड़ा, जहां हमने एक तरफ देखा कि रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की फसलें भी तबाह बर्बाद होगी। लेकिन उसके बाद भी पीएमजीएसवाई हुकाम की आंख अभी तक न खुली, यानी अभी तक उस ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश नहीं की गई है। यानी ये चीज कि लोगों के सामने जो मुश्किलात हैं वो जो की तो है, लेकिन पिछले 10 साल से बलोट मैत्रा सड़क का काम चल रहा है, जो चलता ही आ रहा है, लेकिन अभी तक ब्लैक टॉपिंग तक नहीं पहुंचा। यानी ड्रेनेज सिस्टम उसका अभी तक बेहतर नहीं किया गया, जिस वजह से खराब मौसम के दौरान वहां पैदल चलने वाले राहगीरों को और वहां के किसानों को कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। जी प्रियंका। बिल्कुल। और वहीं पर जैसे आपने जिक्र किया कि जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको अभी तक ठीक नहीं किया गया है, काफी वक्त हो चला है, पर जो अब किसानों को नुकसान हुआ, जो बारिश का पानी खेतों में घुस गया, तो उसके बाद जो नुकसान हुआ है उसे लेकर क्या कहना है? क्योंकि काफी उम्मीद होती है उनको, जो भी उनकी फसलें होती हैं, वो जब फसलें तबाह हो चुकी हैं तो उस हवाले से किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जब हम किसानों से बात करें तो उनका ये कहना था कि हम जब फसल उगाते हैं, क्योंकि अब की बार हमने देखा कि बारिशें कम हुई और उस वजह से फसल को पहले ही नुकसान हुआ, लेकिन अब बारिश हुई तो उस बारिश के बाद भी इन लोगों का नुकसान जो था वो बड़े पैमाने पर हो गया, क्योंकि फसलें जो खेतों में जो भी बीज बोया था अब शायद उसकी कॉस्ट प्राइस भी वापस नहीं मिलने वाली है इन लोगों को। किसानों के कहीं ना कहीं किसानों के अंदर गम व गुस्सा काफी ज्यादा है कि पीएमजीएसवाई हुकाम आखिर क्यों हाथ पे हाथ धरे खामोश तमाशा ही बना बैठा, और हर बार हर फसल जब भी कोई फसल बोई जाती है तो लोगों को इसी तरह से नुकसान का सामना करना पड़ता है। क्यों ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर नहीं किया जा रहा है? वहां के लोगों ने
इस चीज की डिमांड की है कि इस जो मैत्रा ब्लॉक रोड है, इस पर ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर किया जाए, जहां पर मुनासिब जगह है वहां पर कलवट लगाए जाए ताकि पानी की बेहतर तरीके से निकासी हो सके और वहां पे रिहाइश की मकानात के साथ साथ जो भी फसलें हैं किसानों की तरफ से जो बोई जाती है उन्हें नुकसान ना हो। और जब इन्हें नुकसान नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वहां के किसानों को परेशानियां नहीं होंगी, वहां के लोगों को परेशानियां नहीं होंगी और वहां के लोगों को ना तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत होगी और ना ही सड़क पर पैदल चलते वक्त किसी तरह की दिक्कत होगी। लेकिन उनका ये कहना था कि 10 साल से अगर काम चल रहा है तो ये काम मुकम्मल हो क्यों नहीं रहा है, आखिर वजह क्या है, क्यों पीएमजीएसवाई जो हुकाम है वो खामोश तमाशाई बैठा हुआ है, क्यों काम में तेज रफ्तार नहीं लाई जा रही है। जी प्रियंका। जी शुक्रिया नदीम ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से रामबन से ये सारी जानकारी नदीम पहुंचा रहे थे कि जो मैत्रा बलोट मार्ग है काफी सालों से जो वहां पर एक खस्ता हालत बनी हुई है उसकी तरफ इंतजामिया कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान भी हुआ है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।